ओके, सो व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन? आप किसी से लीव मांग रहे हैं। आई रिपीट, व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन? आप किसी से लीव मांग रहे हैं और ये लीव मांगी जाती है इंटरवीनिंग कोर्ट से। तो मान लीजिए आप किसी का भी केस, लाइक डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, देन हाई कोर्ट, एपेलेट, एंड देन यू गो सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? लेकिन यहां पर कोई बंदा जाता है और डिस्ट्रिक्ट पर किसी भी कोर्ट से उसका केस डिसाइड हुआ होना चाहिए, डिसाइड हुआ होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसाइड हुआ, वो हाई कोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट अपने केस चलाना चाहता है। उसके पास कोई वैलिड रीजन होगा इसका, पर ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। स्पेशल लीव पिटीशन अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन है, फिर उस पर्सन को इंटरवीनिंग कोर्ट से लीव मिल जाएगी। व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन? इट इज लीव फ्रॉम इंटरवीनिंग कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट से सीधा केस कहां चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगा। एनी डाउट? एनी डाउट? आपने कर दिया भगवंत मान साहब के खिलाफ केस, सपोज संगरूर में कर दिया, अब वहां पे उन्होंने गवाह पेश नहीं होने दिए और भी इन्फ्लुएंसेस काम किए, तो आप सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के सर। तो सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगा हाई कोर्ट क्यों नहीं? क्या सर चंडीगढ़ भी कोर्ट थी होती, वो थे पावर, मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ऐसे ऑपरेट कर रहा है वहां पे, कैन बी अ वैलिड रीजन। तो आप सीधा केस कहां चला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्लियर है यहां तक? देन इट कम्स टू रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज रिवाइजरी? इट इज टू रिव्यू। अंडर आर्टिकल 137 स्पेसिफिकली प्रोवाइड की गई है। और रिवाइजरी क्या है? अपने ही जजमेंट को फिर से रिव्यू करना। तो मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी केस के अंदर आ गया है और कंसर्न पार्टी उससे सहमत नहीं है, उसको लगता है कुछ कमी रह गई इसके अंदर, कुछ लॉ का एरर है, कुछ फैक्ट का एरर है, तो क्या फाइल कर सकते हैं? वो रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इससे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अपने जजमेंट को फिर से रिव्यू करेगा और जजमेंट चेंज कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। क्लियर? तो दिस इज रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज रिवाइजरी? टू रिव्यू ऑन इट्स ओन जजमेंट्स। सिर्फ एक बार जी, दोनों पे। मैटर ऑफ फैक्ट, लेटेंट एंड पेटेंट डिफेक्ट बोलते हैं अगर आप टेक्निकल टर्म चाहते हैं तो। हाँ जी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट। यार एक और ना, ये बड़ी शेकी सी लाइन है। वैसे हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकते हैं अपने जजमेंट का, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है। तो इसी से फिर एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज बाइंडिंग अपॉन ऑल कोर्ट्स। Supreme Court judgment is binding upon all courts except upon itself. Supreme Court's judgment is binding upon all courts except upon itself. क्यों? बाकी सब पे तो लागू होगी, बाकी क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आगे हम पढ़ लेंगे। क्लियर? लेकिन खुद पे लागू नहीं है, क्योंकि खुद वो चेंज कर सकते हैं। शंकरी प्रसाद को याद कीजिए, गोलकनाथ ने चेंज किया, गोलकनाथ को केशवानंद भारती ने चेंज कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो देखा एसपी गुप्ता को चेंज किया ना इस कारण ने। तो ये लाइन याद रखिए, खुद पे बाइंडिंग है, बाकी सब कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। याद रह जाएगा? ओके, चलिए आगे सर। 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? तो वैसे ये प्रेसिडेंट की पावर भी है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के तौर पे देखते हैं इसको, कि प्रेसिडेंट किसी भी वक्त ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, आई रिपीट, ऑन मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। देखिए उनके पास लीगल ओपिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल भी है, याद है? तो यहां पर लीगल नहीं, यहां पर जुडिशियल ओपिनियन ली जा रही है कि किसी मैटर या किसी फैक्ट के ऊपर या किसी लॉ के ऊपर जुडिशरी की ओपिनियन क्या है, जुडिशरी क्या सोचती है। क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन देगा प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन ऐसे नहीं कि जज अपनी चैम्बर में बैठ के इसको भी एक केस के तौर पे सुना जाता है। आप कभी भी कोई केस देखें जिसके साथ रे लिखा हो,
जैसे इसको रे प्रोनाउंस करते हैं, दिस कॉल्ड रेफरेंस। जैसे अभी किया था रे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केस, रे बेरूबेरी यूनियन केस किया था, रे दिल्ली लॉज एक्ट, चलो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये रेफरेंस में है, कभी कोई पार्टी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट ओपिनियन सीख कर सकते हैं, आपको पता है ना पीछे कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार क्या सोच रही है। क्लियर है यहां तक? ओपिनियन क्या बाइंडिंग होगी? आंसर इज नो, बाइंडिंग नहीं। क्लियर? अच्छा, क्या प्रेसिडेंट जब इनसे ओपिनियन मांग रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग की सलाह दें? नो, ओपन, ओपन, इनकार कर सकते हैं। क्या? देखो थोड़ी एक टेक्निकलिटी में आपको बता दूं उसकी, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है ऑन लॉ और फैक्ट तो इनकार कर सकते हैं। रे अयोध्या केस में मना कर दिया था। देन अगर किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे पूछा गया, तब सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देनी पड़ेगी। ये बाइफर्केशन है इसका। क्लियर है यहां तक? तो कल आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट के बारे में पढ़ा होगा जिसमें गवर्नर को टाइम बाउंड कर दिया है अबाउट, कराया सर ने अच्छे से? क्लियर? तो जैसे ही वो जजमेंट आई, आर्टिकल 142 का यूज हो गया उसमें, और बहुत मैग्निफिसेंट यूज हो गया। तो इसके जवाब में प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चन सीख किए हैं अब सुप्रीम कोर्ट से। 14 क्वेश्चन देखे हमारे, लार्जली उनके ऊपर है, और भी एक्स्ट्रा चीजें पूछ लिया। 142 का इतना यूज कैसे कर सकते हो, वो इसके अंदर पूछ लिया गया। तो ये इस वक्त प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में गया हुआ है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं आया है, तो उसको भी अपडेट करते रहिएगा साथ में। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एनीवन, व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? क्या करते हैं? क्या रेफरेंस? पूरी बात बोलो यार, कीवर्ड से कहां समझ आया मुझे? हाँ, ओके ठीक है, गुड, प्रेसिडेंट के तौर पे यूज होता है। एनीवन, व्हाट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? क्या रिकॉर्ड, क्या बोलो उसको? नहीं, रिकॉर्ड रखते हैं अपना, ये इसलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एज ए एविडेंस यूज करते हैं, एज ए एविडेंस यूज करते हैं, ठीक है। दो पावर सिंपल याद रखेंगे किसी भी कोर्ट के पास, अगर ये दो पावर हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट कोर्ट विल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, पहला तो यही याद कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश करना। क्लियर? लेकिन ये पावर तो हर कोर्ट के पास होती है। इसके साथ में क्या पावर चाहिए कि कोर्ट की जजमेंट उसके लोअर कोर्ट में प्रेसिडेंट का काम करेंगे, उन पर बाइंडिंग इफेक्ट रखेंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वॉइड, तो देश का हर हाई कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेगा जी हजूर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज वॉइड। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया राइट टू एनवायरमेंट, क्लीन एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, एवरी कोर्ट विल से यस सर, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन साथ में क्या, इसके साथ में पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये दोनों पावर हैं, तब वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्योंकि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश तो कर सकते हैं, लेकिन उनके उनके नीचे कोई अदालत नहीं है जहां उनके जजमेंट लीगली बाइंडिंग होते हो। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्लियर यहां तक? नहीं, सिर्फ दिल्ली तक। हाई कोर्ट मींस सिर्फ अपने टेरिटोरियल प्रोमाइस तक। हाँ, रेफरेंस तो चलती रहती है, रेफरेंस तो कहीं की ले आओ, मेघालय कोर्ट की ले आओ, कोई इशू नहीं। क्या? चलिए यहां तक है। वैसे नोट्स में मिल जाएगा, लिख लो, एक फैक्ट लिखो, 4 हाई कोर्ट्स, नहीं ये हाई कोर्ट में लिखाऊंगा, यहां की लिखवा रहा हूं मैं, रहने दो उसको, हाई कोर्ट्स में लिख लेंगे। ठीक है यहां तक? ओरिजिनल क्लियर भाई? हाँ जी, वही ओरिजिनल होता है, लेकिन मैं 131 की बात कर रहा हूं, तो फिर
ये है प्योरली फेडरल टाइप एंड ऑल्सो एक्सक्लूसिव. Writ jurisdiction is also called as original jurisdiction under Article 32, but this is not exclusive. Why? Article 226, so it is concurrent with the high courts. इसको भी ओरिजिनल कह देते हैं. क्लियर है यहां तक? अपील अब हमें पता है, SLP हमें पता है अंडर आर्टिकल 136, लीव फ्रॉम द इंटरवीनिंग कोर्ट्स, एंड दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, रादर डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. देन रिवाइजरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, then advisory to the president, and then court of record, 2 powers. Clear है यहां तक? Okay. 142. ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, थोड़ा संभाल लीजिएगा, मेंस का काम ज्यादा है. अब इसमें क्या है? 142 empowers the Supreme Court to pass any decree or order necessary for doing complete justice. Please ये underline कीजिए, complete justice in any case or matter pending before it. These decrees or orders are enforceable across the India's territory. एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू किए जाएंगे. जैसे अभी आप पूछ रहे कि दिल्ली का कहां, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट एंटायर इंडिया. और दूसरा यार ये ना मैग्निफिसेंट पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को. ये आर्टिकल कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, विच इज एब्स्ट्रैक्ट. कंप्लीट जस्टिस बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, मतलब यही सेट करना मुश्किल है अभी. तो व्हाट इज जस्टिस? आप कह रहे हैं कंप्लीट जस्टिस. ये कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं. दे कैन पास एनी ऑर्डर, एनी जजमेंट. तो एक तो इसमें एब्स्ट्रैक्टनेस ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट को पावर बहुत मिल रही है, और ये एक बेसिक प्रमाइस है जुडिशियल एक्टिविज्म का भी. आगे पढ़ लेंगे टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म. कोई भी ऑर्डर, मतलब इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकता है विच इज नॉट जुडिशियल, रादर लेजिस्लेटिव इन ओपिनियन. कोई ऐसा ऑर्डर विच इज नॉट जुडिशियल, रादर एग्जीक्यूटिव इन ओपिनियन. दे कैन पास एनी ऑर्डर. दिस इज ह्यूज. और फिर इसका सबसे मैग्निफिसेंट यूज हमने अभी देखा जब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इसी केरल के केस में जो गवर्नर को लेके हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जितने 10 पेंडिंग बिल हैं वो बिना गवर्नर की असेंट के डीम टू बी पास्ड. हिंदुस्तान में इन माय लिमिटेड नॉलेज ये पहली बार हो रहा है कि बिना गवर्नर, आपने गवर्नर की असेंट रिटर्न कर दी यार, बिना गवर्नर की असेंट के 10 पेंडिंग बिल डीम टू बी पास्ड. तो इसका मतलब सर गवर्नर की असेंट पावर आपकी कलम के नीचे आ चुकी है अब. और ऊपर से कहा है कि अगर जो हम स्टिपुलेटेड टाइम दे रहे हैं, अगर गवर्नर इस पे एक्ट नहीं करते हैं तो स्टेट्स प्लीज कम टू अस. किस लेवल का जुडिशियल एक्टिविज्म है, ओवर रीच है. गेटिंग माई पॉइंट? तो उसका अच्छा, उसमें उन्होंने स्पेशल मेंशन किया कि ये ऑर्डर हम कैसे, क्योंकि कल को चैलेंज हो जाता. क्या कह दिया? इन्वोकिंग आर्टिकल 142. मतलब वाली बात हो गई, अब यार तू माँ की साड़ी बीच में घुसाएगा तो मैं क्या ही आर्ग्यूमेंट करूंगा. यार तू गाली 142 भी कर रहे हैं, रह के गया फिर पीछे. क्लियर? तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके जाइएगा. चलिए डिफेंस पावर्स देख लीजिएगा, हम कर रहे हैं हाई कोर्ट कवर. ओके, तो दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट वन. आ जाइए यहां पर. तो इसमें यार एक ट्रिकी सा क्वेश्चन ये बनाते हैं, कुछ जो आपकी यूटीज हैं, ये हम यूटी में भी कर लेंगे, जो आपकी यूटीज हैं इनकी जुरिस्डिक्शन कौन कौन से हाई कोर्ट्स पे है. ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन बहुत सारे स्टेट लेवल पे मैंने देखा, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे. जैसे टोटल 25 हाई कोर्ट आपके हैं, इन पर ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. जैसे एक तो याद रखिए, लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन किस हाई कोर्ट की है? लार्जेस्ट गुवाहाटी. इट इज कवरिंग असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. और अगर आप ये लिख ही रहे हैं तो लिख लीजिएगा 2013 में इन 3 स्टेट्स के लिए सेपरेट हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गए. अदरवाइज 2013 से पहले मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आ रहे हैं. देन कम्स टू बॉम्बे 1, महाराष्ट्र, गोवा, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली एक ही यूनिट है अब, तो 3 यूनिट के ऊपर है. देन केरल,
लक्षद्वीप को कवर कर रहा है केरल के साथ साथ। एंड फर्दर यू कम टू कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार। इन दो पे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अंडमान निकोबार को किसकी जुरिस्डिक्शन लगती है, क्योंकि आप गैस नहीं कर पाओगे ना कहां से शुरू हो रहा है कहां तक जा रहा है। तो प्लीज आज ही याद कर लीजिए अंडमान को वेस्ट बंगाल, मतलब आप यूं याद कर लीजिएगा कि बहुत ऊपर से शुरू हो जाता है तो आप वेस्ट बंगाल के करीब पहुंच पाएंगे। देन इट कम्स टू मद्रास, पुडुचेरी को कवर करता है। मद्रास हाईकोर्ट पुडुचेरी कवर कर रहा है। और एक क्या दूसरा पूछते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को करता है केरल हाईकोर्ट कवर। तो देखिए प्योर स्टैटिक है, मैकेनिज्म्स बनाइए, याद कीजिए, एक क्वेश्चन मतलब फ्री के नंबर हो जाएंगे फिर वहां पे। लार्जेस्ट जुरिस्डिक्शन वाला कंसेप्ट है, नंबर ऑफ स्टेट्स की वजह से एरिया पॉपुलेशन नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से काउंट करते हैं वैसे, क्या चलिए। हाँ जी, सेपरेट हाई कोर्ट से हम इनके, हाँ हाँ सबके सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलो, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज, क्या है क्वालिफिकेशन सर? सिटीजन इज मस्ट, और फिर दोनों में से कोई एक, क्या है? या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 साल कोई जुडिशियल पोस्ट होल्ड की हो, या फिर हाई कोर्ट लेवल पर 10 साल वकील रहे हो। तो सिंपल रट्टा मारेंगे क्या, 10 साल का डिस्ट्रिक्ट जज, 10 साल का हाई कोर्ट वकील, 10 साल का डिस्ट्रिक्ट जज, 10 साल का हाई कोर्ट वकील। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली यहां पर कोई प्रोविजन नहीं है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ओके, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट, देन 5 साल हाई कोर्ट जज, 10 साल हाई कोर्ट एडवोकेट, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट थर्ड है डीजे। क्लियर? ओके, देन अब हमारा काम आसान है, हाई कोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन वैसे आते भी नहीं है, कुछ टिपिकल से क्वेश्चन है उसको तैयार करेंगे, क्योंकि सर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज सेम। आई रिपीट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज सेम, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ा है। बस 2-3 फर्क क्या नोट करने हैं। रिमूवल तो आइडेंटिकल है, रिमूवल तो डिट्टो इन प्रोसेस है। जब आप अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो फिर कोलिजियम चेंज हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट है तो कोलिजियम इज 1+4, और जब हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है तो कोलिजियम 1+2, 2 सीनियर मोस्ट जज। और एक और चीज जो चेंज हो जाएगी वो ये है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट प्रेसिडेंट मे कंसल्ट गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो बस वो वाली, पर आजकल गवर्नर से कंसल्ट हो ही नहीं रहा है क्योंकि कोलिजियम आ गया है, वो बस एक लिखी लिखाई सी व्यवस्था है। फर्दर टेन्योर 62 इयर्स सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। रिजाइन सारे के सारे हाई कोर्ट जज करेंगे प्रेसिडेंट को। हाई कोर्ट जजेस स्पेशली याद रखिएगा, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि रिमूवल के बाद साइन तो वही करना है, और रिजाइन एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट। चीफ वीफ कोई बीच में नहीं लाना, बस एक चीज बीच में आएगी वो है गवर्नर, वो भी बस ओथ देने के लिए रखा है कि प्रेसिडेंट साहब कहां कहां जाएंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट ओथ दे देंगे, अदरवाइज स्टेट से इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोटा मोटा अगर मैं कहूं आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं स्टेट से लेने देने के, तो एक ओथ स्टेट का गवर्नर दे रहा है, और इनकी जो सैलरी है हाई कोर्ट जज की, दैट इज चार्ज एक्सपेंडिचर अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए। किस चीज में बोला मैंने अभी कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए। मैं भी बताता हूं, ये तीसरा पॉइंट याद कर लो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट कहां कंसल्टेशन हो रही है, कोलिजियम बैठा है अब तो, पर हां आपको पॉइंट याद रखना है, बिल्कुल सही। क्लियर यहां तक? चलिए, आपने पढ़े थे 2 जजेस, एडहॉक और रिटायर्ड, अपार्ट फ्रॉम परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है? प्रायर कंसल्ट विद द, याद है? अब यहां पर 3 ऐसे जजेस का, मतलब यार ये वाले फैक्ट क्यों याद कर लेने चाहिए कि इस पे आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप क्वेश्चन ही याद कर रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन के तौर पे याद करो इन चीजों को। यहां पर 3 है, एडिशनल,
एक्टिंग, रिटायर्ड। सो एडिशनल क्या है कि सर अब ड्यूली क्वालिफाइड को तो करोगे, अनक्वालिफाइड को थोड़ी कर दोगे। सो यहां पर क्या है कि अगर किसी हाई कोर्ट में वर्क इंक्रीज हो गया तो उसको मैनेज करने के लिए 2 साल तक के लिए प्रेसिडेंट में अपॉइंट दी एडिशनल जज इन द हाई कोर्ट। क्लियर? कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। देन एक्टिंग जजेस, यार यू एक्ट ऑन समबडीज बिहाफ, आप किसी के बिहाफ पर एक्टिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई हाई कोर्ट के जज अनेबल टू परफॉर्म हिज वर्क हैं, लंबी छुट्टी पे चले गए, बीमार हो गए क्रिटिकली, तो फिर उनकी जगह काम पे आप रखते हैं किसको? एक्टिंग जज को। कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। और तीसरा रिटायर्ड जज, ये सीधा सुप्रीम कोर्ट जैसा है। क्लियर? हाई कोर्ट के चीफ किसी भी रिटायरिंग जज से ये कह सकते हैं कि प्लीज कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू कर लीजिए, बट विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो रिटायर्ड जज हैं वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में लग रहे हैं वैसे ही यहां पे भी लग रहे हैं, लेकिन एडिशनल और एक्टिंग जज यहां पर चीफ नहीं अपॉइंट कर रहा है, यहां पे कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ हाँ, उसको भी बुला सकते, कोई दिक्कत। क्लियर? चलिए, नहीं टेम्परेरी। चलिए, जुरिस्डिक्शन देखिए, लार्जली हाई कोर्ट्स एक्ट्स एज एपेलेट कोर्ट, मैटर ऑफ अपील ये सुनते हैं। क्लियर? लेकिन फिर भी कुछ जुरिस्डिक्शन हम अलग से देख लेते हैं, जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो यार ये तो मत ही कहना कि सर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में स्टेट के झगड़े आ रहे थे, यहां पे डिस्ट्रिक्ट के आ जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट आर नॉट फेडरल यूनिट्स। तो ये डिफरेंट हैं। जैसे एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है प्रोबेट मैट्रिमोनिया। कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ऐसे हैं जो केसेस सिर्फ हाई कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं सुने जा सकते। कौन से हैं हमें नहीं जानने, बस याद रखिए सम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देन मैटर रिलेटेड टू एडमिरलिटी। एडमिरलिटी कहीं पे वर्ड आ जाए तो समझ लीजिएगा समथिंग रिलेटेड टू सी, ओशियन, सी, एडमिरलिटी। सपोज दिस इज कोस्टलाइन, सपोज दिस इज ओडिशा। जहां कोस्टलाइन से आपके वाटर शुरू हो रहे हैं, कितना? क्या हुआ? 12 नॉटिकल माइल यहां तक, विच इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल वाटर्स। इसको टेरिटरी के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। तो अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई घटना घट रही है तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो बस ये कुछ रेफरेंसेस याद रखने हैं, ठीक है? नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। नहीं ऐसा तो क्या कह रहे हैं आप? नहीं, आप स्टेट से मत लीजिए, हम सिर्फ जुडिशरी पढ़ रहे हैं। तो यहां पर किसकी जुरिस्डिक्शन है? हाई कोर्ट की। मतलब इससे पहले उसके स्टेट के हाई कोर्ट, स्टेट के हाई कोर्ट की। अदरवाइज दिस कम्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो जैसे 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर, 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर है यहां तक? इसके साथ अगर नोट्स में है तो ठीक है, नहीं तो लिखो एक चीज, 4 हाई कोर्ट्स, 4 हाई कोर्ट्स, नेमली दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा एंड अब क्या करें? जिन्हें पर्ची फड़ानी से तो भुल गया, हुण कित्थों फड़ावां? मद्रास। गुड। बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास have certain extra original jurisdiction in some civil cases. In some civil cases. इन 4 हाई कोर्ट के पास कुछ सिविल मैटर में, नॉट इन क्रिमिनल, सिविल मैटर में एक्स्ट्रा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, मतलब इससे आगे तो नहीं पूछेंगे आपसे।
जैसे दिल्ली का है गेम, दिल्ली में अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ आपका और 2 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो कहां जाएगा? सीधा हाई कोर्ट। ये बाकी स्टेट्स में नहीं है, तो दिल्ली की सिविल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की ज्यादा है। तो बस ऐसी कोई स्टेटमेंट आए संभाल लीजिएगा। क्लियर? ओके। रिट जुरिस्डिक्शन, 5 तरह की रिट्स सेम, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवरेंटो, सर्चरी। जो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है उसी मैनर में, उसी फोर्स के साथ हाई कोर्ट भी इशू कर सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए क्या इंपॉर्टेंट वन ऐसा होने। हाँ है? ठीक है, ठीक है। सर इस केस में फंडामेंटल राइट के अलावा भी वेरी गुड, द बेसिक डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस। नहीं आर्टिकल दा फर्क यार बड़ा वधिया दस कहते की फर्क है? कहते जी तो आर्टिकल तो वो 32 है 226 है। स्पोर्ट्स, माय गॉड, नाइस याद कराती है यार। कहते बाहर एसी लग गया, कहते ठंडी हवा नहीं मारता, कहते तो पानी मुक्या होना बाल्टी पा, और उन्होंने पा भी दी सी। चलो खैर, लेकिन हाँ आर्टिकल की यार अब एनआईएस तो डिफेंड तो करना पैना पर हाँ एक आर्टिकल का फर्क क्यों है कि आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ, बट आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ। क्लियर यहां तक? तो सुप्रीम कोर्ट शायद डिनाई ना कर पाए आपको, ये डिनाई कर सकते हैं। क्लियर? देन इट कम्स टू जो हमारे साथी ने कहा क्या, दिस इज लार्जर, दिस इज लार्जर बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, ओनली एंड ओनली टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, और किसी केस में रिट इशू नहीं करेंगे। लेकिन आर्टिकल 226 में लिखा है टू फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस, तो ये किसी लीगल केस में भी रिट इशू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सरकारी महकमे पे जो बहुत सारी मैंडेमस आई होती हैं वो हाईकोर्ट से ओरिजिनेट हुई होती हैं, तो लीगल केस में भी ठोक देंगे उठा के। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यू नो 2 पावर्स, और हम पहले कह चुके हैं कि एवरी हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देन एपेलेट, नो नीड टू से सर, लार्जली हाई कोर्ट एक्ट्स एज अ एपेलेट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट से अपील में कहां आएंगे मैटर? सीधे हाई कोर्ट आएंगे। व्हाट इज सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन? अच्छा ये भी हर कोर्ट के पास होती है, हर हायर कोर्ट के पास होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट विल टेक सुपरविजन ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स विल टेक सुपरविजन ऑन ऑल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो वहां प्रोसीजर कैसे चल रहा है, फाइल कैसे प्रोसेस हो रही है, कोर्ट फीस आप क्या कर रहे हैं, इवन टीम्स आती है इंस्पेक्शन की हाई कोर्ट से, कोर्ट को इंस्पेक्ट करके जाएंगे, तो वो सुपरविजन भी एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? इसमें जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केस में सर, तो इसमें एक्सक्लूसिव नहीं होती है किसमें? हाई कोर्ट के केस में जो ओरिजिनल वाली जुरिस्डिक्शन है ये मतलब एक्सक्लूसिव नहीं होती जैसे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि फिर बाकी हाई कोर्ट्स के पास भी है तो आप वो वर्ड यूज नहीं करते हैं, या हाई कोर्ट्स के रेफरेंस में करना हो तब कर लीजिएगा आप, पर बाकी के पास भी इसलिए नहीं करते हैं आप। ठीक है, ओके चलिए सर, सबऑर्डिनेट कोर्ट निपटा के उठते हैं, फिर ग्राम न्यायालय पे आएंगे। हाँ जी ठीक है, विड्रॉ क्या आप छोड़ दिए हम करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बहुत सारी रिट मैटर बना हुआ था ट्रिपल तलाक को लेके, कई सारे हाई कोर्ट में रिट मैटर पेंडिंग था, तो सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ लगा दिया था सब पे, गैग ऑर्डर साइन कर दिए थे कि कोई हाई कोर्ट इससे डील नहीं करेगा, हम करेंगे, शायरा मानो केस हमारे पास भेज दो जितने, हम क्लब टुगेदर करके सुनवाई कर लेंगे। चलिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, एक करंट अफेयर हो गया तो कहीं बिना मतलब उनका दिमाग खराब ना हो जाए, देख लेते हैं। एक लाइन आप याद करेंगे, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, ऑल द थिंग्स।
अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ये याद रखिएगा, यहां पर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम नहीं करता, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पे करेगा। ठीक है। दूसरा, दो तरह की अपॉइंटमेंट है, एक है थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसको पीसीएस जे का एग्जाम बोलते हैं, जे स्टैंड फॉर जुडिशियल। तो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा, लेकिन अगेन इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ये सारा काम चलता है। ठीक है। अब इसको लेके अभी तक सिर्फ ये था क्वालिफिकेशन। अगर ओपन कॉम्पिटिटिव से आना है तो वो लड़के लड़कियां जिन्होंने अपनी जवानी के 3 या 5 साल किसी लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी में खराब किए, सिर्फ वो एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इससे भी जी नहीं भरा। अब सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट वर्डिक्ट है कि वो लड़के और लड़कियां जो अपनी जवानी अब 3 साल और कोर्ट में भी खराब करेंगे। ऐसा है कि मैं आता हूं फ्रेटर्निटी से, तो मैं तो कह सकता हूं, तुम मत कह देना, किसी वेले वकील को केस मिल जाना। डिफॉर्मेशन याद है, क्लास ही पढ़े आप। चलिए ठीक है, यहां तक कि इन हाउस आ जाओ आ जाओ। 3 ईयर की क्या प्रैक्टिस है कि अब लॉ पास आउट होने के बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये एक नया बस वर्डिक्ट है, जिसकी वजह से हो सकता है यहां पर बिना मतलब अनमने ढंग से क्वेश्चन बना दे, अदरवाइज यहां से नहीं होता। या जुडिशरी में पूछने की सैकड़ों चीजें उनके पास, इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पे मुझे तो नहीं लगता उनको कोई क्वेश्चन बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर करना है, ये सीधी अपॉइंटमेंट होती है, तो इसके लिए 7 साल का एडवोकेट, बाकी जैसे गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, और यहां पे हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया हो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं होती है अपॉइंटमेंट, किसकी एडवाइस पे होती है? हाई कोर्ट की एडवाइस पे। तो यहां पर चीफ ऑफ द हाई कोर्ट इज द किंग पेन, उनके थ्रू ऐसा कोई पर्सन जो 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो किसी भी लेवल पे, उसको डिस्ट्रिक्ट में जज लगाया जा सकता है। एक सीरीज आई थी मामला लीगल है, देखिए आपने, रवि किशन साहब की? हाँ भाई देखिए इसने, हाँ है ना? पिक्चर नहीं देखते, सीरीज नहीं देखते, किताबें नहीं पढ़ते, करते क्या हो? ये वाली रह गई, बस इसी से क्वेश्चन आना था। तो इसमें भी वो एंड में रेफरेंस दिखाया गया है कि कैसे उनको एलिवेट किया जा रहा है जजशिप के लिए। थोड़ा ड्रामेटिक है पर वहां से अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ठीक है, ब्रेक फॉर 10 मिनट्स एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद, चलिए ओके, लेट्स गो विद ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। और ये बेसिकली अगर इस पे सवाल ना भी आए तो भी आप मेंस में इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे सवाल, जैसे कैसे हम ग्रास रूट लेवल पे जस्टिस इंश्योर करें, उसका एक टूल क्या हो सकता है, क्या? सो हाँ जी बिल्कुल, हाई कोर्ट एंड अबव लेवल, एग्जैक्टली। क्यूमुलेटिव 10 ईयर्स, अगेन 10 ईयर्स, मतलब ये सभी में वो है कि जिस भी लेवल पे दिया गया और उससे ऊपर भी हैं। तो अगर हाई कोर्ट पे हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट, अगर आप बिल्कुल टेक्निकली देखें तो हाई कोर्ट एंड अबव लेवल, तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी एलिवेट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ रेज योर हैंड द आर्टिकल इन डीपीएसपी which provides for equal justice and free legal aid। कौन सा आर्टिकल है? वेरी गुड। जो डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है? जिसका एग्जैक्टली राहुल, रूहानी, अमित, गुरिंदर, गुड 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 गुड। हाँ जी, रेज हैंड, 1 2 3 4 5। हाँ जी भाजी। 47 में तो कुछ अल्कोहल बैन था शायद। हाँ जी, वही तो पूछा गया है और पूछेगी है मैं। हाँ जी, रेज हैंड, रेज हैंड, लेट मी सी। हाँ जी मैम।
गैस इट। ए, हाँ यही है, आज के बाद याद रह जाएगा। 39A, पेपर में तो नहीं भूलोगी, आप याद रह जाएगा 39A। सो 39A यही था आपका आंसर, ठीक है। ओके, सो 39A which was added by 42nd amendment 1976, it's a socialist principle। तो कहता है यार इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब इक्वल जस्टिस रूरल अर्बन डिवाइड पे बेस्ड है, शहरों में कचहरियां हैं और भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, 100 डायल एंड ऑल दैट थिंग। जस्टिस सीख करना कंपैरेटिवली इजी है रूरल एरियाज के। और अभी तो आप लोग पंजाब जैसे मीडियोकर स्टेट में हैं, जस्ट थिंक अबाउट द लार्ज स्टेट्स, डिफिकल्ट टेरेन वाले स्टेट्स, हिली स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ह्यूज डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कचहरी पहुंचने के लिए शायद आपको 2-3 बार बस बदलनी पड़ जाए। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि रूरल एरिया के अंदर जो है खासकर जस्टिस सीख करने का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर। अब आप सोच के देखें कि किसी को जस्टिस सीख करना, उसका कोई सिविल केस है, उस पर कोई क्रिमिनल केस लग गया है ना छोटा मोटा, तो उसको जाना पड़ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब एक तो एकदम से जस्टिस मिलता नहीं है, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, तो हर 15-20 दिन पे उसको तारीख भुगतना जाना पड़ रहा है, तो उसका एक वर्किंग डे खराब हो रहा है, उसका ट्रैवल अलाउंस, कुछ ना कुछ खाएगा भी वो। तो ज्योग्राफिकली प्रोहिबिटेड जस्टिस ज्योग्राफिकली आधार पे नहीं मिल पा रहा है आपको, जबकि अर्बन वालों को कंपैरेटिवली इजी है। सर इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बोले ऐसा करते हैं, हम ग्राम न्यायालय लेके आते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट ओपन करेंगे। तो ऐसा टेक्निकली पॉइंट क्या है, टू प्रोवाइड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन रूरल एरियाज, दिस द ऑब्जेक्टिव। और साथ ही सिटीजन्स को उनके डोर स्टेप पे जस्टिस मिल सके, उनको ऐसे बहुत ट्रैवल ना करना पड़े। इसके लिए हम लेके आते हैं ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, तो क्या है ग्राम न्यायालय? सर हम ग्राम लेवल पे खोलेंगे, और जो मैं पहले कह चुका हूं, इट विल बी अ कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय अ क्वालिफाइड जज, JMIC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपॉइंटमेंट यहां पर होगी। कौन करेंगे? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऐसा ही है ना, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो एक क्वालिफाइड जज की यहां पर अपॉइंटमेंट की जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं कह रहा हूं ग्राम न्यायालय, तो क्या हर गांव में एक कोर्ट खुलेगा, ईच एंड एवरी विलेज? नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो हम समझेंगे देयर इज अ 3 tier मॉडल। विलेज लेवल पंचायत है, फिर इंटरमीडिएट लेवल मतलब ब्लॉक समिति, और फिर जिला परिषद। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? मतलब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ब्लॉक समिति इज बेसिकली फॉर क्लस्टर ऑफ विलेज, कि पहले अलग अलग गांव में पंचायत है और फिर कुछ गांव को क्लब टुगेदर कर लिया, 10 से 12 हजार की आबादी टारगेट करते हैं, तो फिर उन सारे गांव की एक इकट्ठी पंचायत जिसको हम ब्लॉक समिति कह देते हैं। तो दैट इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ विलेज। तो ये जो ग्राम न्यायालय खुलेंगे, इट विल बी एट इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक लेवल। इसका मतलब देयर विल बी अ ग्राम न्यायालय फॉर एवरी विलेज। इट इज नॉट देयर विल बी अ ग्राम न्यायालय इन एवरी विलेज, बट हां हर गांव के लिए एक ग्राम न्यायालय होगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, अब ये कोर्ट्स खुल जाएंगे, लेकिन सर इनकी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। एक फंडामेंटल मिस्टेक जो नहीं करेंगे आप आंसर राइटिंग के वक्त, वो ये कि आप कल को लिख दें कि सिर्फ सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, क्रिमिनल नहीं है। दे एंजॉय बोथ। JMIC के पास बहुत पावर होती है, सिविल भी क्रिमिनल, लेकिन याद रखिए JMIC जूनियर डिवीजन बेंच के हैं, लिमिटेड पावर्स हैं, कुछ खास केसेस ही सुन सकते हैं। तो यहां पर अगर हम क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, तो जैसे जितने भी ऑफेंस हैं विच इज पनिशेबल लेस देन 2 years, वो यहां पर चलेंगे। BNS के अंदर जितने भी केसेस में 2 साल से कम की सजा है, वो इन कोर्ट्स के अंदर चलेंगे। अगर सजा 2 साल से ज्यादा है तो फिर आपको वापस डिस्ट्रिक्ट कचहरी जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि कल को कत्ल करके इस कोर्ट में खड़ा हो, क्योंकि कत्ल का केस सिर्फ सेशन जज की कोर्ट में चलता है, तो सिर्फ वो जहां पर पनिशमेंट 2 साल से कम है, और ज्यादातर ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। और फर्दर इसमें स्पेशली थेफ्ट रखी गई है।
देखिए अदरवाइज थेफ्ट का क्या प्रॉब्लम है कि थेफ्ट में पनिशमेंट है 3 साल की, तो अदरवाइज वो बाहर जा रहा है इस रेंज से। लेकिन थेफ्ट तो बहुत बेसिक क्राइम है। तो चोरी चकारी यार की पिंड की शहर सब जगह चलती रहती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड। लाइक अगर चोरी में 20,000 रुपए से कम का केस है तो यहां चलेगा, और चोरी में अगर 20,000 से ज्यादा का है तो फिर से डिस्ट्रिक्ट कचहरी चलेगा। पर पिंडा दी वो जी निक्की मोटी गल्लां होंगी घट्टो घट ओदे लिए ना परेशान होना पे। इन्ने दी चोरी नहीं जिन्ना चोरी के केस ते लग जाना। गेटिंग माई पॉइंट? तो छोटी मोटी कि वो मेरे मोटर तो केबल कट के लै गया, मेरी कही चक ली, मेरा फाड़ यार पिंडा दी फिर आही गल्लां समझ रहे हो तुसी? ये सारे केसेस यहां चलेंगे। क्लियर? इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वो जेडे दिहाड़ियां मार लेंदे ने, दिहाड़ी टाइम ते नहीं पे करते, वो सारे केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गांव में होना, क्योंकि लेबर इंस्पेक्टर साहब जा ही नहीं रहे। देन इट कम टू डीवी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नाउ दिस इज अ गेम चेंजर। और मेंस में आप किस तरह से वेपन्स यूज करते हैं, लाइक यार ये सिर्फ एक 39A नहीं प्रोवाइड करेगा, बल्कि आपको सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का व्हीकल बन जाएगा। लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन आई एम नॉट डिमोनाइजिंग द विलेजेस, इक्वली इन सिटीज इंटरनेशनल फिनोमेना साहब, बट प्रॉब्लम वो है कि कई बार देखा गया गांव में इंटेंसिटी भी ज्यादा है, और उससे भी बड़ी बात कि जस्टिस सीख करने में प्रॉब्लम है। लाइक इन सिटीज देर आर लार्जली 100 डायल किया, पुलिस वैन बाहर खड़ी है, केस वेस चल पड़ेगा तो भी आपके लिए ईजी है। गांव में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लाइक करो पहला कुट्टी, वो बेचारी शिकायत करने जा रही है, फिर नहीं तो फिर जाके कुट्टी। यार मतलब प्रॉब्लम सीरियस है, बट जितना लाइटली समझ लो उतना अच्छा है, अदरवाइज इट इज इनह्यूमन। तो फिर अब आप क्या करेंगे सर? ग्राम न्यायालय में ये सारे केसेस चलवाएंगे। पहले केस अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट में चलेंगे, तो लेडी के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं कि वहां तक जा पाए, अब आप जा पाएंगे आपके करीब के गांव में। क्लियर है यहां तक? बाकी सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या करें सर? अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आइए। आप जब फैमिली प्लानिंग लेके आए तो आपने गांव गांव की दीवार पे लिखा ना, घर घर पे, बच्चे 2 ही अच्छे, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज्यादा बीप, लिखा आपने? तो सर इसके लिए भी लिखें आप, अवेयरनेस लेके आए, विमेन एम्पावरमेंट, अच्छे अच्छे जिंगल्स बनेंगे, रेडियो पे चलेंगे कि चलो सखी चलो, ग्राम न्यायालय से न्याय पाएं, अपने बंदे को बंदा बनाएं। अवेयरनेस लेके आइए, एम्पावरमेंट कीजिए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि मेंस में हम कई बार कहते हैं कि सर नंबर नहीं आ रहे हैं। इफेक्टिव राइटिंग, आप किस तरीके से किसी भी टूल की यूटिलिटी को एनहेंस कर पा रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट यही तो है कि पोटेंशियल देख रहा है वो, डेवलपमेंट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, आपको पोटेंशियली तो तलाश करना पड़ेगा जाके। अब तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी है, तो सब चीजें थोड़ा आंसर राइटिंग के अंदर भी लेके आइए। चीजों को ना सिर्फ लिखना है, बल्कि चीजों को किस तरीके से इफेक्टिवली लिखना है। 2 चीजें होती हैं आंसर राइटिंग में मेनली, 2 पिलर, लाइक व्हाट टू राइट, बट मेरे ख्याल से उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हाउ टू राइट। क्या? चलिए आगे चलें। तो सिविल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सर? सर सिविल एंड प्रॉपर्टी केसेस, लाइक कॉमन पास्चर्स, जो कॉमन चरागाह होते हैं जहां पशु चरने जाते हैं, या फिर वाटर चैनल, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। लाइक यार वही तेरे परनाले का पानी मेरे वेड़े च डिगदा का। और फिर ये खास कर ये वाला तो पंजाब जैसी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाटर चैनल, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल और नहरी पानी। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ पानी दी वारी दा? यस। क्लियर? तो कितना लिटरेचर भी इसके ऊपर लिखा गया, भज के हटाई मखना जट पानी दी वारी दे पीछे लड़ पे। बहुत लड़ाइयां होती हैं, और इस पर शायद आप जानते भी हो कत्ल तक हुए हैं। सिर पाड़न तीजी दिन दी गल है। तो अगली वारी जो 2 जट पानी दी वारी दे पिछे लड़े, सिर पाड़न तो पहला, नहीं तो 26 बन जानी है, फिर डिस्ट्रिक्ट जाओगे, उस तो पहला जाओ अपना ग्राम न्यायालय, अपना मैटर सॉल्व कर लो। क्लियर है सर यहां तक? देन फाइनली वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट दीज आर नॉट बाउंड बाय प्रोसीजरल लॉज, रादर गाइडेड बाय नेचुरल
जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जिस भी किसी अथॉरिटी के साथ आप ये देख लें, जैसे आप इसको ट्रिब्यूनल के साथ देख सकते हैं, लोक अदालत के साथ देख सकते हैं, कि प्रोसीजरल लॉ से बाउंड नहीं होते हैं बल्कि नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं, तो इनको थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट दे देते हैं काम करने का। जैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो बिकॉज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बिकॉज ऑफ BNSS, हर चीज प्रोसीजरली फॉलो होनी चाहिए कोर्ट के अंदर ताकि एक स्टैंडर्ड रहे। लाइक एविडेंस अगर आपको कोई पेश करना है तो प्रायर नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद आप एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे। तो ऐसी चीजों से इनको छूट दे दी जाती है कि काम थोड़ा फास्ट हो सके और आप क्विकली उस पर रेमेडी प्रोवाइड कर सकें। बहुत ज्यादा प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। एनी डाउट? रेस्ट सर, दिस एक्ट इज नॉन स्टार्टर। UPSC में हर साल वो ऑल इंडिया ईयर बुक और उसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, उसमें एक ही डेटा है जो कई सालों से रिप्रिंट हो रहा है कि इंडिया के 10 स्टेट ने लगभग 159 ऐसे कोर्ट्स खोले थे, वो भी आज की हालत में हमें नहीं पता है क्यों नहीं ओपन हो पा रहे हैं, या आखिरी ग्रांट एक 5,000 करोड़ की मिलती है कि सेंटर ने अप्रूव किया था स्टेट्स के असिस्टेंस के लिए। अब ये कोर्ट्स खोलने हैं किसने? कोर्ट्स खोलने हैं स्टेट ने। लेकिन अगर ये कोर्ट्स खोले जाएंगे तो फिर रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस होगा। आप सोचो भाई, आप पंजाब में डेटा तो याद करोगे PCS के लिए, कितने ब्लॉक हैं पता कर लीजिए, आपको उतने JMIC चाहिए, इसका मतलब बम्पर वैकेंसी इन जुडिशियल सर्विसेज। लेकिन फिर स्टेट कहता है कि सर रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज होते तो जो डिस्ट्रिक्ट कचहरियों में 5,000 जज की वैकेंसी पड़ी है वो ना भर लेते। स्टेट का रिसोर्सेज का रोना, और मसला सिर्फ उनकी सैलरी का नहीं है, फिर आपको यार कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे। अब आप कहो सर पंचायत भवन में करवा लो, हर गांव में पंचायत भवन भी नहीं है। भाई ऐ थोड़ी है कि तुसी वितकरा करने लग जाओ, कल को तू तो पिंडा वाला जज है, तू जंड थल्ले ला ली, गड्डी नहीं है एटलस दोनों कढ़ा के। इसके अलावा क्लैरिकल स्टाफ करेंगे, अहमद साहब होंगे, कोई रिकॉर्ड कीपर होगा, तो इतना रिसोर्सेज नहीं है स्टेट के पास, तो स्टेट ने हाथ खड़े करिए हुए कि भाई हम नहीं बना सकते हैं, सो नॉन स्टार्टर। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए आ गया। ये क्या हुआ? हाँ जी, सर देखिए एक चीज हम क्लियर कर लें कि इस देश में लिटिगेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मसला अकेला आबादी का नहीं है, लिटरेसी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। जब ये चीजें किसी सोसाइटी में होती हैं तो फिर आपकी कम्युनिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर पर अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। फिर आप दे लेवल ते फिर लोग लड़नो झगड़नो हट जाते, लड़ाई झगड़े कुछ नहीं पाया, आप कोर्ट चलते हैं। इन एनी केस लिटिगेशन विल बी हायर इन दिस कंट्री। तो उसके लिए तो आपको मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे, और पहला मैकेनिज्म यही है, वैकेंसी फिल कीजिए। मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि हाईकोर्ट पे बर्डन बढ़ेगा तो लोग कहते केस ही ना सुनो। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें फिर अगले बहुत हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ने रिजल्ट दे तो दिए, बल्कि उसने तो यहां तक दे दिया कि आप लॉ मेकिंग और अच्छी कैसे कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आ जाइए आगे। यार कुछ कंसेप्ट हैं जहां से ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको उठा लेते हैं। कंसेप्ट जैसे लोक अदालत, PIL जुडिशियल एक्टिविज्म, रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी, ऐसे टॉपिक काफी चर्चा में रहते हैं आपके लिए, ये करने पड़ेंगे। लोक अदालत, एनीवन? लोक अदालत क्या है, कैसे काम करती है? कुछ सुना हो आपने, कभी देखी हो? हाँ जी, जैसे बहुत सारी केसेस की पेंडेंसी है, तो उस केस में हम लोग अदालत का concept ये क्या है कि उसका जो आर्बिट्रेशन है कि आपस में म्यूचुअल कंसेंट से दिस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, encouraging. Anyone, what is लोक अदालत? लोक अदालत जी सोशलिज्म पे बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड, गांधीयन कह लीजिए आप उसको, ठीक है जी, हाँ एग्जैक्टली गांधीयन, पीपल्स कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। ओके, समझ लेते हैं उसको। हाँ तो चला हाँ हाँ, अरे यहाँ तो अनाउंसमेंट भी होती रहती है नीचे, चलान वाले, ओ हाँ, उसका भी मैं आपको लीगल कंसेप्ट समझा दूंगा क्या है वो परमानेंट लोक अदालत कहलाती है।
ठीक है, कई बार आप इस प्रमाइस में आते हैं तो अनाउंसमेंट भी होती रहती है, नेशनल लोक अदालत इज गोइंग टू बी हेल्ड, कभी सुनिएगा उसको, इतनी तारीख को लगने वाली है, इतनी तारीख को लगने वाली है, एंड ऑल दैट थिंग। वो नलसा सारा काम करवा रही है। नाउ कम टू दिस थिंग यार, ये कॉन्सेप्ट है एडीआर से जुड़ा हुआ। आपके मेंस में स्पेशल लाइक देयर इज अ इन वर्बेटम सिलेबस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। बेसिक कंसेप्ट ये है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट के अलावा कुछ अल्टरनेट प्लेसेस भी तो होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर झगड़ा कोर्ट में जाके रिजॉल्व हो रहा है। जैसे एक्स सीजेआई थे टीएस ठाकुर, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, दैट व्हाई अ बिजनेसमैन हैविंग सम प्रॉब्लम ऑफ टैक्सेस में बी ही हैज टू रब हिज शोल्डर्स विद द क्रिमिनल इन क्रिमिनल कोर्ट्स। तो उन्होंने दुबई का रेफरेंस दिया था कि यार वहां पे सारी चीजें कोर्ट से बाहर कर दी, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए। नाउ कम टू दिस थिंग, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मींस कुछ और एवेन्यू दीजिए जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो इसके बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर या फिर लोक अदालत। आपने कभी वो सुना है कि अगर कोई कपल डिवोर्स फाइल करता है तो पहले उसको 6 महीने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है? वो कोर्ट एडीआर का यूज कर रही है। सो क्या होगा कि भाई आपका कुछ डिस्प्यूट है तो आप डिवोर्स लेना चाह रहे हो, वो तो हो ही जाएगा, पर ऐसा करो 6 महीने काउंसलेशन सेंटर लगा दो, वहां पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, सोशियोलॉजिस्ट बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, वो थोड़ा काउंसिल कर देंगे, छोटा मोटा झगड़ा होगा सॉल्व कर देंगे। नहीं हुआ तो आ जाना। आज आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कचहरी में जाइए, नॉर्मली जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग पे आपको आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका और मेरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, हम रिश्तेदार भी हैं आपस में, तो कोई आर्बिट्रेशन सेंटर में चले जाओ, वहां अपने पेपर वेपर दिखा देना, वो आपको गाइड कर देंगे। यार कोर्ट में फंसे रहोगे इतने साल, यहीं पे खत्म करते हैं, ऐसा कुछ। तो अब आते हैं एडीआर से लोक अदालत की तरफ। लोक अदालत का कंसेप्ट, आ जाओ जल्दी आ जाओ।